हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है। टाइम कम रह गया है, तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर ना भागें, भागने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ सिलेक्टेड पढ़िए, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहता है डोलार्ड ने किया, पियाजे ने किया, मिलर ने किया या बंडूरा ने किया, ठीक है। तो हमें बताना है कि सामाजिक अधिगम किसने दिया। पियाजे ने तो संज्ञानात्मक दिया है, ये आप लोगों को सभी पता है, ठीक है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, बंडूरा ने साहब ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है, बंडूरा ने किया है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया इन्होंने। अच्छा, बॉबी डॉल पर प्रयोग किसने किया था, तो बॉबी डॉल पर प्रयोग भी अल्बर्ट बंडूरा ने ही किया था, ठीक है। ये कहाँ के निवासी थे, कनाडा के निवासी थे। अच्छा, बंडूरा का मानना था कि ज़रूरी नहीं है कि अधिगम सक्रिय रूप से ही किया जाए। इन्होंने कहा कि कई बार हम दूर से देखकर भी सीख लेते हैं और हर बार अधिगम से व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ना सीखना भी सीखना। ये किसने कहा, ये भी अल्बर्ट बंडूरा ने कहा, ठीक है। हम सब समाज से सीखते हैं और जिस व्यक्ति से सीखते हैं वे हमारा क्या कहलाता है, आदर्श कहलाता है, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट बोल दिए हैं, तो आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अगर मैं लिखूँगा तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर होने लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कहता है विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, बिल्कुल। विकास की दिशा एक निश्चित दिशा में होती है, ठीक है। विकास और वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है, बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कहता है विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। देखो, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, बिल्कुल ऑप्शन ये ठीक है। वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण संयुक्त परिणाम होते हैं। मैंने बताया था कि संयुक्त वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है, इनका गुणनफल क्या होता है, होना चाहिए, ठीक है। एक ऑप्शन नहीं चुनेंगे इस तरीके से। कहता है कि किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा में और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यही ऑप्शन गलत है। भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। कहता है विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। अच्छा, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थात्मक, प्रक्रियात्मक और नियमित होता है। सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक, स्थिर और अग्रसर होने के दौरान प्रायः ये एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। केवल संरक्षण कह रहा है, संरक्षण का अभाव नहीं कह रहा है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप, संरक्षण कह रहा है, ठीक है, अभाव नहीं कह रहा है। कह रहा है सांवेदिक पेशीय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एजेस बता देता हूँ कि संवेदी पेशीय अवस्था की उम्र 0 से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 7 से 11 और इसकी 11 से 15 या 16 होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि संरक्षण, अगर क्वेश्चन होता संरक्षण का अभाव, अगर होता संरक्षण का अभाव तो किस में आते हैं हम, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। लेकिन कह रहा है कि संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं, तो हम ऑप्शन लगाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो संरक्षण का अभाव या संरक्षण होता क्या है, पहले हम बताते हैं संरक्षण का अभाव क्या होता है। बच्चे शुरुआती आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शुरुआती आकृति को भूल जाते हैं, जैसे बूंद से कमल का फूल बनाना, है ना, देने पर बूंद को भूल जाना, जैसे कैसे तरीके से, ये बूंद है। अब जैसे ही किसी ने इसको कमल का फूल बना दिया इस तरीके से, तो बच्चे क्या होते हैं, पुरानी वाली आकृति क्या होती है, भूल जाते हैं। इसे हम बोलते हैं संरक्षण का अभाव, ठीक है। और
संरक्षण किसे कहते हैं? जब वो पुरानी आकृति को नहीं भूलते हैं तो इसे हम बोलते हैं संरक्षण, जो कि पाया जाता है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में। संरक्षण का अभाव किसमें पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बाल्य अवस्था को कहा जाता है। अच्छा, ये एक कोटेशन यानी कि एक परिभाषा भी है कि बाल्य अवस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। तो ये कहा किसने है? ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये कहा है आपका किलपैट्रिक ने। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। क्या कहा है? कि बाल्य अवस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। आपका टेट में भी ये काम आएगा। आगे बढ़ते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन कहता है भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? कहता है जन्म पूर्व अवस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था या वयस्क अवस्था। ठीक है, तो भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्य अवस्था का चरण जो है आपका अति संवेदनशील है। ठीक है, बच्चे के जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु को क्या बोलते हैं? यानी कि जन्म से या 0 से भी बोल सकते हैं, 8 वर्ष तक की आयु को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बाल्य अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में बच्चों को जिस भी भाषा में सिखाया या बताया जाता है वे उसी भाषा को समझने एवं सीखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस अवस्था में किसी भाषा के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं होता। उनके सामने जिस भाषा का व्यवहार किया जाता है वे उसी भाषा को ग्रहण करने लगते हैं। अतः भाषा अर्जन के संबंध में ये एक संवेदनशील चरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 की ओर। कहता है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें भेद करने लगता है? कह रहा है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी मैंने आपको एजेस बताई थी, वहाँ पर संवेदी पेशीय था, यहाँ पर क्या इंद्रिय जनित। बात वही है। इसकी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, इसकी होती है 2 से 7, इसकी होती है 7 से 11 और इसकी होती है 11 से 15 या 16। ठीक है, तो कह रहा है कि वे परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन टेढ़े बेढ़े हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है और एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इसमें। कहता है डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण की द्वितीय कारक है। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर प्राथमिक कारक की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे? परिवार लगाएंगे। और मैंने बताया था कि परिवार के साथ प्लस जो भी शब्द लगा होगा वो प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि द्वितीय कारक में क्या बताया था मैंने? विद्यालय बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि विद्यालय के साथ प्लस जो भी जुड़ा होगा वो भी हमारा द्वितीय कारक या द्वितीय एजेंसी में आएगा। फिलहाल हमसे पूछा कि द्वितीय कारक कौन सा, तो द्वितीय कारक होगा हमारा स्कूल, और स्कूल के साथ जो भी जुड़ा होगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन, यानी कि स्कूल ये आ गया, स्कूल आ गया ये, स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है धर्म, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि प्राथमिक कारक परिवार होगा और द्वितीय कारक विद्यालय होगा। अब इन दोनों के साथ जो भी चीज़ जुड़ी होगी वो प्राथमिक के अंतर्गत आएगी और विद्यालय के साथ जुड़ी होगी तो द्वितीय कारक के अंतर्गत आएगी। बस आपको ये याद रखना है। इसके आगे क्या जुड़ा है आपको ये याद नहीं रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि प्राथमिक कारक कौन सा है? परिवार है, और द्वितीय कारक कौन सा है? विद्यालय है। इसके साथ जो भी जुड़ा है वो सब इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 8 की ओर। कहता है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? मैंने बताया था, जब भी नहीं आए तो आप सर्किल कर लें। कहता है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं किया जाता। बिल्कुल गलत है, ये किया जाता है। ठीक है, ये किया जाता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, बिल्कुल बालक के मनोविज्ञान को समझना चाहिए। कह रहा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना चाहिए। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। मैंने कहा सीटेट में जब भी आपको केवल शब्द आ जाए वो ऑप्शन गलत होता है। कहता है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, बिल्कुल उसकी समस्या को दूर किया जाना चाहिए। फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है एक आपका। कहता है एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, तो आईक्यू लेवल का, आईक्यू का या बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है?
बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अगर आपको परेशानी हो रही है। फिलहाल ये इंग्लिश में हो गया आपका, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, IQ इज इक्वल टू MA बटे CA इंटू 100, ठीक है। MA बोले तो मानसिक आयु, CA बोले तो वास्तविक आयु, ठीक है। कहता है एक बालक की आयु 15 वर्ष है, ठीक है, और मानसिक आयु कितनी 18 वर्ष, यानी कि 18 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे, गुणा 100, 5 दूनी 10, सॉरी 5 3 15, 5 दूनी 10 और 3 नीम, सॉरी 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, यानी कि कितना आ गया आपका 120, ठीक है। तो 120 आपका ये आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। कहता है व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम है, बिल्कुल ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी प्रैक्टिस सेट में ले चुका हूँ। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन, ठीक है। कहता है अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, बिल्कुल ऑप्शन, ठीक है। जब तीनों ऑप्शन हो गए तो अब तीनों थोड़ी लगा हुए, चौथा ऑप्शन लगा हुए, 3 एक साथ थोड़ी ना लगा हुए, यानी कि उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही।